हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्ट टू। इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फाइनेंस बिल 2022 में प्रपोज की गई उन सभी अमेंडमेंट्स को जो डील करती हैं इनकम टैक्स के सबसे एक्साइटिंग चैप्टर्स के साथ और जो मेरे पर्सनल फेवरेट भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट स्कीम्स, अपील्स एंड पेनल्टीज की। इन सभी प्रोविजन में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो हम तीन पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे। अपील्स एंड पेनल्टीज फर्स्ट, फेसलेस असेसमेंट स्कीम सेकंड एंड लास्टली एंड इंपॉर्टेंटली रीअसेसमेंट। ब्रीफ बैकग्राउंड देखते हैं। लास्ट ईयर जिस पर्पस और रिफॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट कदम बढ़ा रहा है, उसमें उसको अभी तक सक्सेस मिल नहीं पाई है। इसके रीजंस बहुत रहे हैं, टेक्निकल ग्लिचेस रही हैं। बट चाहे वो फेसलेस असेसमेंट स्कीम रही हो, चाहे वो रीअसेसमेंट के प्रोविजंस में पास किए गए ऑर्डर्स, दोनों केसेस में डिपार्टमेंट को असेसी के चैलेंजेस असेसी से चैलेंज करना पड़ा है। दोनों केसेस में सभी ऑर्डर्स को वाइडली चैलेंज किया गया है कोर्ट्स के सामने एंड कोर्ट्स ने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एसएससी का साथ दिया है। इसी चीज़ को डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि वो रिजॉल्व हो। इसीलिए डिपार्टमेंट ने जो मेन मोटिव रहा है लिटिगेशन कम करना, इसी की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए इस साल एक नया सेक्शन प्रपोज किया गया है 158 ए बी, राइट, जो रेस्ट्रिक्ट करेगा एसएससी को, डिपार्टमेंट को फाइल करने के लिए अपील ऑन द हायर फोरम्स। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। तो जब कोई ऑर्डर पास होता है तो असेसी के पास राइट होता है कि वो अपील फाइल करे यदि उसके अगेंस्ट है। इसी तरह डिपार्टमेंट के पास राइट होता है कि डिपार्टमेंट अपील फाइल करे यदि उसके अगेंस्ट है। बट दोनों के पास एक सिमिलर राइट है कि दोनों चाहें तो प्रीवियस कंडीशंस को देखते हुए दोनों चाहें तो दोनों अपील ना फाइल करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो असेसी के लिए ये सेक्शन 158 ए है और डिपार्टमेंट के लिए 158 डबल ए है। 158 ए असेसी को बोलता है कि यदि तुम्हारा केस है, देन देन आप चैलेंज करना चाह रहे हो, बट आपका केस सिमिलर ग्राउंड्स पे ऑन द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रीवियसली किसी हायर फोरम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो सकता है वहां पेंडिंग है, तो असेसी चाहे तो वहां अपनी अपील नहीं ले जाए दोबारा। सिमिलरली 158 डबल ए डिपार्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है कि यदि किसी पर्टिकुलर केस में एक असेसी का केस हायर फोरम पे पेंडिंग है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, यदि असेसी का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ पर और फर्दर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर्स में असेसी का सेम ग्राउंड्स पे सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एक नया केस आता है, तो डिपार्टमेंट शैल नॉट फाइल अपील in the higher forum, that is the against the CIT appeals order in the ITAT, if only the condition is it should be pending before Supreme Court only, not any other higher forum, only the Supreme Court, right। बस इसी चीज को, इसी का स्कोप बढ़ाते हुए सेक्शन 158 डबल ए को एक सनसेट क्लॉज ला दिया गया है जो अब आगे एक तरह से रिपील हो गया है एंड 158 ए बी नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। मैम ने ये अनाउंस किया है कि हम इसको अपील फाइलिंग से हम अपना लिटिगेशन अवॉइड कर पाएंगे, लिटिगेशन कॉस्ट कम होगी और लिटिगेशन के ऑलरेडी इन द नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए एक 158 ए बी सेक्शन लाया गया है। तो समझते हैं 158 ए बी के प्रोविजंस। ये क्या कहता है, ये स्कोप बढ़ा रहा है, जो पहले सेक्शन था उसको थोड़ा ओवर वाइड कर रहा है। ये कहता है 158 ए बी में यदि डिपार्टमेंट को लगता है यदि डिपार्टमेंट को लगता है डेट इज ए कॉलेजियम। इस सेक्शन में सबसे पहले कॉलेजियम वर्ड यूज किया गया है। जो कॉलेजियम होगा, जो पीसीआईटी, सीसीआईटी और सीआईटी का एक ग्रुप होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, डेट इज द सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, जो डिसाइड करेंगे कि क्या एसएससी के केस में जिस एसएससी का केस लगा है उस एसएससी के केस में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, क्या वो सिमिलरली उसी एसएससी के केस में या किसी भी अदर एसएससी के केस में प्रीवियसली किसी हायर फोरम पे पेंडिंग है या नहीं है, ठीक है। अब हायर फोरम कौन सा होगा, हायर फोरम होगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो देखने की बात यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ किसी भी एसएससी का या किसी अदर एसएससी का पेंडिंग चल रहा है, तो करंटली जिस केस को डिपार्टमेंट डील कर रहा है, तो डिपार्टमेंट चाहे तो उस करंट केस में आगे अपील नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट की ये डिपेंड करेगा जो कॉलेजियम है वो, यदि उसको लगता है कि ऐसा कि दोनों क्वेश्चन ऑफ लॉ आर सेम, देन डिपार्टमेंट को वो बोलेगा कि आप अपील फाइल ना करें आगे। अपील ना फाइल करने की बजाय क्या होता है, डिपार्टमेंट जो पीसीआईटी या जो कॉलेजियम है वो डायरेक्शन देगा असेसिंग ऑफिसर को कि आप अंडरटेकिंग दें असेसी को, और असेसी को अप्रूव करना पड़ेगा। इफ असेसी यदि असेसी चाहे तो असेसी अप्रूव कर सकता है कि हाँ ठीक है, आप अंडरटेकिंग दीजिए, हम अपील फाइल नहीं करेंगे। देन बट इस केस में क्या होगा कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग दे रहा है बट वो उसके पास राइट है फ्यूचर में अपील करने का, यदि उस अदर केस में जो ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में,
यदि उनका डिसीजन एसएससी के अगेंस्ट आता है तो एसएससी के अगेंस्ट आता है तो डिपार्टमेंट फिर हायर फॉर्म में अपील कर पाएगा, राइट। तो अब देखते हैं प्रपोज अमेंडमेंट क्या किया गया कि इंस्टेड ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील बिफोर आईटीएटी एंड हाई कोर्ट द एओ शैल फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द आईटीएटी, क्योंकि सीआईटी अपील के ऑर्डर की अपील होती है आईटीएटी में, आईटीएटी के अगेंस्ट अपील होती है हाई कोर्ट में। तो सीआईटी अपील के अगेंस्ट आईटीएटी में जाने का टाइम 60 डेज होता है एंड हाई कोर्ट में अपील करने का टाइम 120 डेज होता है। इसीलिए जब सीआईटी अपील ने कोई ऑर्डर पास किया है और डिपार्टमेंट चाह रहा है कि मैं आईटीएटी अपील में नहीं जाना, तो वो आईटीएटी को अंडरटेकिंग देगा कितने दिन में, विद इन 60 डेज, कि मैं अभी अपील फाइल नहीं कर रहा हूँ। बट जब अदर केस में, अदर एसएससी या सिमिलर एसएससी के केस में हायर फोरम पे जो केस पेंडिंग चल रहा है उसका ऑर्डर आएगा, देन मैं यदि वो मुझे लगता है कि मुझे अपील फाइल करनी है, देन मैं बाद में बाद में अपील फाइल करूंगा। सिमिलरली यदि हाई कोर्ट में उसको अपील करनी थी बट वो अभी नहीं कर रहा है ड्यू टू दिस प्रोविजन 158 ए बी, वो हाई कोर्ट में नहीं जाना चाह रहा है, देन क्योंकि हाई कोर्ट में आप अपील विद इन 120 डेज कर सकते हो आईटीटी के ऑर्डर के बाद, तो आईटीटी का जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके 120 दिन में अंडरटेकिंग दी जाएगी हाई कोर्ट को कि अभी हम अपील फाइल नहीं कर रहे हैं बट हम बाद में फाइल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जो आई थिंक मेमो में भी दिया है। कोई एसएससी वन है जिसका एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो डिस्प्यूट चल रहा है, राइट। उसमें सीआईटी अपील्स ने एसएससी को फेवर कर दिया, एसएससी को रिलीफ दे दी, बट डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं ये गलत है, देन डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं ऊपर अपील करूं, ठीक है। देन एसएससी टू है जिसमें सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है एंड उस केस में भी सीआईटी अपील ने एसएससी को फेवर किया था, बट डिपार्टमेंट उस केस में ऑलरेडी हायर फोरम पे जा चुका था और वो केस, लेट अस अज्यूम, वो केस अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। तो उस केस में क्या डिपार्टमेंट अब 158 ए बी के तहत एसएससी वन के केस में सीआईटी बिल के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी में जा सकता है या नहीं जा सकता है? तो इसी चीज को टैकल करने के लिए आईटीएटी में अब वो अपील ना करे ताकि लिटिगेशन कम हो, ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस केस में यदि कॉलेजियम को लगता है कि दोनों सीआईटी अपील्स के ऑर्डर में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है वो सेम है, वो आइडेंटिकल है, तो असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन मिलेगी कि आप अपील फाइल ना करें आईटीएटी में, आप इंस्टेड एक एप्लीकेशन, एक अंडरटेकिंग दे दें, आप बाद में फाइल अपील करेंगे। देन यदि आपके हायर फोरम पे जो फाइनल जजमेंट आएगा उसके बेस पे। दोनों सेक्शंस में मेजरली क्या डिफरेंस है? 158 डबल ए जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है और 158 ए बी, दोनों में जो कहा जा रहा है कि स्कोप एक्सपेंड हो गया है, वो किन बेसिस पे हो गया है? तो देखते हैं। सबसे पहले दोनों में जो डिसाइड करता है कि हु शैल डिसाइड वेदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्वड इज आइडेंटिकल। तो बेसिकली 158 डबल ए में पीसीआईटी और सीआईटी को पावर थी, दैट इज सिंगल वन पर्सन भी डिसाइड कर सकता था। बट अभी क्या एक कॉलेजियम बना दिया जिसमें एक ग्रुप होगा 2 और मोर पर्संस का, जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे। तो एक तो यहाँ एक्सपेंशन आया, दैट इज थोड़ा सा एक रेस्पॉन्सिबल बनाया गया डिपार्टमेंट को। सेकेंड, कि कौन से फोरम पे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग होना चाहिए। अभी तक क्या था 158 डबल ए में ओनली द सुप्रीम कोर्ट वाज द हायर फोरम, जहां ये केस पेंडिंग है किसी पर्टिकुलर एसएससी का, तो ही आप अपील फाइल नहीं करोगे उस एसएससी केस में दोबारा। लेकिन 158 ए बी थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है, यहाँ हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, दैट इज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों केसेस में यदि दोनों में से किसी भी फोरम पे किसी पर्टिकुलर एसएससी का केस पेंडिंग है, उसी ऐसे की देन फ्यूचर में किसी अदर ऐसे केस में कोई सेम क्वेश्चन फ्लो अराइज होता है, तो उस ऐसे केस में डिपार्टमेंट चाहे तो अपील फाइल नहीं करेगा। सिमिलरली एक एक कहा है कि असेसी जो है सेक्शन 158 डबल ए डील करता है कि असेसी के ही केस में ये पेंडिंग होना चाहिए था, दैट इज सुप्रीम कोर्ट में जो केस होना चाहिए था वो असेसी के केस में ही होना चाहिए था। जबकि 158 ये बोलता है चाहे तो असेसी के केस में हो चाहे अदर देन असेसी केस में हो, दोनों केसेस में 158 ए भी अप्लाई होगा। मतलब अभी तक क्या था कि लेट्स से आप यूपी में हैं या आप दिल्ली में हैं, दिल्ली जुडिक्शन में आप फॉलो करते हैं, दिल्ली जुडिक्शन में आपके अगेंस्ट एक सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया, सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया, डिपार्टमेंट ऑलरेडी उस ऑर्डर के अगेंस्ट हायर फोरम पे जा चुका था और जो था आपका सुप्रीम कोर्ट तक। देन देन आपके पास आपके केस में नेक्स्ट ईयर में अगेन एक ऑर्डर आया सीआईटी अपील्स का, तो डिपार्टमेंट 158 ए यहाँ पे डबल ए अप्लाई कर सकता था और वो सीआईटी अपील के अगेंस्ट ऑर्डर मतलब अपील नहीं फाइल करता क्योंकि आपका केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। बट ये केवल आपके ही केस में देखा गया, यदि किसी और का भी पेंडिंग था तो आपको अलाउ नहीं, आपको रिलीफ नहीं मिलेगी।
बट 158 ए बी बोलता है, यदि आपका सीआईटी अपील का पहला ऑर्डर, लेट्स से आपके केस में सीआईटी अपील का पहला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेंडिंग है, देन फ्यूचर में कोई अनदर एसएससी है जिसमें सेम क्वेश्चन राइज होता है, तो उस एसएससी वो एसएससी भी बोल सकता है कि भाई मेरा क्वेश्चन ऑफ सेम है, यदि ऐसा है तो आप अपील फाइल ना करें, या डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकता है कि क्योंकि इस एसएससी का केस उस एसएससी केस से मिलता है जिसका ऑलरेडी केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो डिपार्टमेंट चाहे तो एसएससी बी में भी अपील फाइल नहीं करेगा। लास्टली इसकी कौन सी अथॉरिटी की अपील्स हैं जो रेवेन्यू अवॉइड करना चाह रहा है, ठीक है। अभी तक क्या था कि आईटी अगेन वही आईटीएटी की अपील्स सेक्शन 158 में कवर हुआ करती थी, बट अभी आईटीएटी के साथ साथ हाई कोर्ट भी ऐड कर दिया गया है। दैट इज दोनों एक एक एक्सपेंशन ऑफ स्कोप, जिसे हम बोलेंगे 150 डबल ए 158 डबल ए से 158 ए बी में जाना, बहुत काफ़ी वाइड एक इंक्रीज किया गया है दोनों सेक्शंस में। अनदर चेंजेस, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है और बहुत ज़रूरी भी था टीपीओ के प्रोविजंस में। दैट इज़ अ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर जो होता है वो सेक्शन 92 सीए में, सेक्शन 92 सीए डील करता है आर्म लेंथ प्राइस का डिटर्मिनेशन बाय द टीपीओ। तो नॉर्मली क्या होता है जब आपका कोई केस लगता है स्क्रूटनी, देन असेसिंग और आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, आपने ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट फाइल की हुई थी 3CEB, देन क्या होता है कि असेसिंग ऑफिसर चाहे तो रेफर कर देता था मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस अंडर सेक्शन 92 सीए। तो 92 सीए में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर से जो रेफरेंस मिलता है उसके बेस पे एक एएल पे डिसाइड करता है, एक अपना ऑर्डर पास करता है। वो ऑर्डर की कॉपी एओ को जाती है एंड एओ बाउंड है उस ऑर्डर को मानने के लिए उसके द्वारा डिटरमाइन किए गए एएलपी को अपने ऑर्डर में इन्वॉल्व करने के लिए। दैट इज असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर में टीपीओ का ऑर्डर फाइनली मर्ज हो जाता है। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या थी डिपार्टमेंट के सामने कि अभी तक ये चैलेंज किया जा रहा था कि सीआई क्योंकि एक सीआईटी अथॉरिटी होती है जो सेक्शन 263 में किसी भी ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है, किसी भी ऑर्डर मतलब असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को वो रिवाइज कर सकती है। तो अभी प्रॉब्लम थी कि क्या सीआईटी सेक्शन 263 में टीपीओ को ऑर्डर रिवाइज कर सकता था, दैट इज जो उसने एएल पे डिसाइड किया है क्या उसके अगेंस्ट वो अपनी रिविजनिंग पावर एक्सरसाइज कर सकता था। तो इस केस में एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स आई जिसमें इन्होंने बोला कि नहीं, सीआईटी कैन नॉट इन्वोक 263 टू रिवाइज द एएलपी डिटरमाइंड बाय द टीपीओ। डिपार्टमेंट का कहना इस केस में ये है कि क्योंकि टीपीओ का ऑर्डर फाइनली मर्ज हो जाता है एओ के ऑर्डर में, एओ बाउंड है उसको इन्वॉल्व करने के लिए अपने फाइनल असेसमेंट में, तो अल्टीमेटली सीआईटी के सामने जो ऑर्डर बचता है रिवीजन के लिए वो एओ का ऑर्डर बचता है, ना कि टीपीओ का ऑर्डर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। तो सीआईटी तो इनहेरेंटली उसमें दोनों चीजें कवर हो गई, तो सीआईटी कैन इन्वोक 263। बट इस पे क्योंकि जजमेंट्स फेवर करते हैं एसएससी को, तो डिपार्टमेंट ने इस बार क्लेरिफाई कर दिया है और एक्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सीआईटी का जो सेक्शन 263 है वहां इन्वॉल्व कर दिया गया है कि अभी सीआईटी के पास पावर होगी ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑर्डर्स, जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है उसके ऑर्डर्स को रिवाइज करने की। फर्क इतना है कि सीआईटी यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ सीआईटी वो होगा जो ट्रांसफर प्राइसिंग जुडिक्शन को डील करता है, मतलब जो टीपीओ जिस टीपीओ का ऑर्डर या जो टीपीओ है जिसने ऑर्डर पास किया है वो जिस सीआईटी के अंडर में आता है वो सीआईटी अथॉरिटी होगी जो रिवाइज कर पाएगी सेक्शन 263 में टीपीओ के ऑर्डर को। ये थोड़ा सा चेंज किया गया है। देन कॉन्सिक्वेंटली अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 153 में भी, क्योंकि 153 डील करता है टाइम लिमिट टू फाइनलाइज द असेसमेंट। तो क्योंकि लेट्स से टीपीओ ने ऑर्डर पास किया था, पहले टीपीओ ने ऑर्डर पास किया, एओ ने अपने ऑर्डर में इन्वॉल्व कर लिया, सीआईटी अपील ने रिवाइज कर सीआईटी ने 263 में उसको रिवाइज कर दिया। देन रिवीजन के बाद अगेन टीपीओ के पास जाएगा एंड अब टीपीओ शेल पास ए फ्रेश ऑर्डर। तो टीपीओ को जो फ्रेश ऑर्डर करना है वो विद इन 12 मंथ्स करना है, उसको अगेन 12 महीने मिल जाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से जब उसको रिवीजन ऑर्डर मिला था 263 में। देन जैसे ही टीपीओ ने फ्रेश ऑर्डर पास किया तो एओ को भी तो अपना फ्रेश ऑर्डर रिवाइज करना पड़ेगा, दैट इज अपना पुराना ऑर्डर रिवाइज करके फ्रेश ऑर्डर पास करना पड़ेगा। तो एओ शैल इंक्लूड द फ्रेश ऑर्डर ऑफ टीपीओ इन हिज फाइनल असेसमेंट एंड शैल इशू ए रिवाइज ऑर्डर, उसके लिए उसको 2 महीने मिलेंगे। और इस तरह से एक अनदर अमेंडमेंट आई है सीआईटी अपील्स के बारे में, दैट इज द सीआईटी अपील्स मेजॉरिटी ऑफ द पेनल्टीज की जो सेक्शंस है ना उन सभी में एओ तो पावर है ही, एओ को तो कि एओ कैन लेवी ए पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन। सीआईटी अपील्स को भी सिमिलरली प्रोविजंस में दी गई है पावर, क्योंकि सीआईटी अपील अल्टीमेटली क्या होता है कि एओ एक बार फाइंडिंग करके एक ऑर्डर पास कर देता है, सीआईटी अपील जब उसको देखता है अपील में जाता है तो हो सकता है वो कुछ ग्राउंड पे एडिशन कर देता है।
अल्टीमेटली वो उसकी मेन थिंकिंग है कि सीआईटी अपील ने एडिशन किया है तो क्यों ना सीआईटी अपील के पास भी पावर होनी चाहिए उस एडिशन के अगेंस्ट पेनल्टी इन्वोक करने की। बट ऐसा 3 सेक्शन में अभी तक नहीं था। और ये 3 सेक्शन कौन से हैं? 271 डबल ए बी, 271 डबल ए सी, 271 डबल ए डी। 271 डबल ए बी पेनल्टी वेयर सर्च हैज बीन इनिशिएटेड। तो ये बेसिकली पेनल्टी लगती है सर्च केसेस में। 271 डबल ए सी हम सभी जानते हैं, पहले से पढ़ते आए हैं कि जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम या अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट से रिगार्डिंग जो टैक्सेशन होता है, जहाँ जहाँ आपको कोई टैक्स लगा दिया जाता है, वहाँ एक हैवी पेनल्टी लगा दी जाती है। सेक्शन 68, 69, 69 ए बी सी बेसिकली ये डील करते हैं। लास्ट पेनल्टी 271 डबल ए डी जो डील करती है कि कोई भी रॉन्ग एंट्री इन द बुक्स पाई जाती है, कोई ओमिशन ऑफ एंट्री होता है इंटेंशनल, जो जिसमें टैक्स लगाया जा सकता है, तो उस पेनल्टी को ही डील करता है। इन तीनों सेक्शंस में अभी तक जो पावर थी पेनल्टी मूव करने की वो केवल असेसिंग ऑफिसर के पास हुआ करती थी। बट इस बजट में इसको प्रपोज किया गया अमेंड करने के लिए और कहा गया है कि हम सिमिलर पावर देते हैं सीआईटी अपील्स को, दैट इज सीआईटी अपील्स एंड एओ दोनों इन सेक्शंस में अपने अपने लेवल पर पेनल्टी इन्वोक कर पाएंगे। तो अब आते हैं हम फेसलेस असेसमेंट स्कीम पर, जो इस जो लास्ट ईयर से काफ़ी चर्चा में है। तो रीज़न है ये स्कीम 2019 में आई थी जिसका नाम था एक ई असेसमेंट, क्योंकि जब देश में सभी ई चल रहा था, ई कॉमर्स एंड देन एवरीथिंग ई, तो ई असेसमेंट का प्रोविजंस लाए गए थे। देन बाद में इसको चेंज कर दिया गया था, इसका नाम फेसलेस असेसमेंट बोल दिया गया था। एंड लास्ट ईयर इसको एक टैक्सेशन एंड अदर अमेंडमेंट लॉज के थ्रू इसको सेक्शन 144 बी के रूप में हमारे एक्ट में इंसर्ट किया गया था। तो 144 बी डील करता है फेसलेस असेसमेंट स्कीम एंड उसकी प्रोसीजर को। तो ब्रॉडली इसकी एक अंडरस्टैंडिंग यदि हम समझें, रिमेंबर कि ये सेक्शन इंसर्ट हुआ है 1 अप्रैल 2021 से, तो लास्ट ईयर ये इफेक्ट में आ गया था। तो इसकी फंक्शनैलिटी ऐसे होती है कि कुछ एक एनएफएसी है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, जो एक एपिक बॉडी है, जो एक एपेक्स बॉडी है, जो एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है और जो कम्युनिकेशन करता है बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड द दिस असेसमेंट यूनिट। ठीक है, एनएफएसी कम्युनिकेशन करता है टैक्स पेयर को। जब भी कोई केस लगता है कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी असेसमेंट में, तो उसका जानकारी एनएफएसी को आती है। एनएफएसी आगे एक उसको शिफ्ट कर देता है या उसको पास ऑन कर देता है किसी भी असेसमेंट यूनिट को। असेसमेंट यूनिट फॉल करती है एक रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में। तो एक एनएफएसी बॉडी है, देन उसके अंडर में रीजनल बॉडीज हैं। रीजनल बॉडी के अंदर 3 तरह की यूनिट्स पाई जाती हैं, असेसमेंट यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड वेरिफिकेशन यूनिट, और एक चौथी होती है रिव्यू यूनिट। तो इन चारों पांचों से मिलकर ये पूरा फेसलेस स्कीम का एक फेसलेस असेसमेंट का एक रिजीम बनाया गया है। ठीक है, पर्पज यही है कि आप ह्यूमन इंटरवेंशन को हटा दें पूरी तरह से। आप एक तरह से कहें तो आप रिलेशनल से आप ट्रांजेक्शनल बेसिस पे शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, बट ये पर्पज कंप्लीटली फेल होता दिखाई दिया लास्ट 1 ईयर में। देखते हैं क्या ये अपना पर्पस, जिस पर्पस के लिए ये था कि लिटिगेशन कम होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, एवरीथिंग जो थे पर्पस, वो क्या फाइनल मतलब फाइनलिटी में पहुंचे, क्या वो सर्व कर पाए वो पर्पस। तो लास्ट ईयर जब से मैंने भी असेसमेंट में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुआ है, तो बहुत एक्साइटिंग है ये देखना कि लास्ट ईयर जितने भी ऑर्डर्स पास हुए हैं फेसलेस असेसमेंट स्कीम में, एक से एक बढ़ के ऑर्डर पास हुए हैं, और जहाँ डिपार्टमेंट ने एक तरह से अपना तानाशाही रवैया दिखाना शुरू किया। तो बेसिकली कुछ केसेस हैं जहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं 5 केसेस हैं जहाँ 5 तरह की सिचुएशंस हैं जिनमें ऑर्डर्स पास किए गए। कुछ केसेस में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ही सर्व नहीं किया गया। ठीक है, ड्राफ्ट ऑर्डर ही नहीं दिया, सीधा फाइनल ऑर्डर पास कर दिया। कुछ केसेस में ऑर्डर तो फाइल किया, ठीक है, बट असेसी को एक तरह से असेसी को टाइम भी दिया गया था शो कोज नोटिस में कि आप 24 घंटे में या 36 घंटे में आप रिप्लाई फाइल कर दें। बट रिप्लाई असेसी का फाइल करने से पहले ही फाइनल ऑर्डर पास कर दिया गया। ऐसा ही एक केस था कि एसएससी ने रिप्लाई फाइल किया और डिपार्टमेंट ने उसको कंसीडर ही नहीं किया और उसके बाद फाइनल दे दिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक डिस्प्यूट का क्वेश्चन रहा है, क्या पर्सनल हियरिंग अलाउएबल थी या नहीं थी, क्योंकि एक्ट में क्लियरली तो मेंशन नहीं था, बट एक्ट में था कि आप पर्सनल हियरिंग यदि रिक्वेस्ट करता है एसएससी तो आपको ग्रांट करनी पड़ेगी। ठीक है, बट कहीं भी नहीं देखा गया कि पर्सनल हियरिंग अलाउ की गई हो। पर्सनल हियरिंग का मतलब यहाँ फिजिकल नहीं है, आप आपस में नहीं मिल सकते क्योंकि फेसलेस है।
यहाँ मतलब था वर्चुअल हियरिंग से, वर्चुअल या ओरल, दैट इज़ आप ओरल सबमिशन करना चाहता है एसएससी, क्योंकि हो सकता है ना आपका जो डिस्प्यूट्स हैं या आपके जो मुद्दे हैं वो इतने 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 कॉम्प्लेक्स हैं कि आपको फिजिकल हियरिंग मतलब ओरल हियरिंग में आपको समझाना पड़े। जैसे ओरल या वर्चुअल का एक कॉन्सेप्ट था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेक बेस्ड सिस्टम के थ्रू आप हियरिंग कर पाएंगे, बट ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिला। और कुछ केसेस में एसएससी ने रिप्लाई तो फाइल किए विद इन टाइम, बट उनको किसी भी तरह से कंसिडरेशन में नहीं लाया गया और फाइनल ऑर्डर पास कर दिया गया बिना कुछ देखे। और इसी के बाद क्या हुआ कि जैसे-जैसे ऑर्डर आते गए, इस तरह के डिपार्टमेंट जिस तरह से अपना रवैया अपनाता गया, तो एसएससी ने भी चैलेंज करना स्टार्ट किया। और देखते-देखते इतनी इतनी रिट पिटीशंस फाइल की गई हैं अक्रॉस द कंट्री, कि बहुत ज़्यादा रिट पिटीशंस फाइल हुई हैं। और जहाँ रिट पिटीशंस में बेसिकली हाई कोर्ट्स ने एक एक सभी में कॉमन चीज़ देखते हुए कि क्योंकि असेसमेंट फ्रेम नहीं हुआ है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ फेसलेस असेसमेंट, दैट इज 144 बी के तहत ये ऑर्डर फॉल नहीं करता है। इस ऑर्डर ने 144 बी की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया है, और इसको देन सभी हाई कोर्ट्स ने इसको रिट के अंदर सभी ने डिस्पोज किया है, सेटिसाइड किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं बल्कि केरल हाई कोर्ट में तो ये चैलेंज ही हो गया था कि क्या 144 बी कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड है क्या नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन करती है कहीं ना कहीं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, जो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कहीं ना कहीं। तो फेसलेस असेसमेंट स्कीम में इस चीज़ को देखने के लिए अमेंडमेंट्स लाई गए हैं। ठीक है, अमेंडमेंट से क्या की गई हैं कि एक सेक्शन था 144 बी सबसेक्शन 9, जो कहता है कि यदि कोई भी ऑर्डर पास होता है जो 144 बी के प्रोसीजर को कंप्लाई नहीं करता है, वो ऑर्डर नॉन एस्ट माना जाएगा या इनवैलिड माना जाएगा, डेट इज वो असेसमेंट वॉइड माना जाएगा। और ये 1 अप्रैल 21 से था ही। ठीक है, अब उसी के ग्राउंड्स पे एसएससी ने रिट पिटीशन फाइल की कि हमें पर्सनल हियरिंग नहीं दी गई, हमारा रिप्लाई कंसिडर नहीं किया, आपने ड्राफ्ट ऑर्डर ही नहीं पास किया। ठीक है, तो इन सभी ग्राउंड्स के ऊपर जब चैलेंज किया गया तो डिपार्टमेंट को लगा कि ये सेक्शन अभी रूल में नहीं है, इस सेक्शन को हटा दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली इसको डिलीट कर दिया है, दैट इज 144 बी 9 सबसेक्शन 9 नए 144 बी में इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स कि डिपार्टमेंट को लगता है कि इसका कोई यूज नहीं है, जो भी ऑर्डर्स होंगे माने जाएंगे वो इस असेसमेंट के इस स्कीम के तहत ही पास किए गए। बट होगा क्या कि इससे डिपार्टमेंट को ज़्यादा फायदा नहीं लगता है मुझे होने वाला है, क्योंकि अदर ग्राउंड्स जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उस पे बेस्ड होंगे। यदि आपको पर्सनल हियरिंग देनी है तो आपने देनी है। ठीक है, यदि आपने कोई शोकॉज नोटिस दिया है, उसको वैलिड टाइम में आपको रिप्लाई करना है, तो टाइम वैलिड होना चाहिए, रीजनेबल टाइम होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत इश्यूज होंगे जिनमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को हर स्टेज पे टेस्ट किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ये रिमूवल ज़्यादा बेनिफिट करेगा डिपार्टमेंट को। सेकंड बड़ा चेंज है जो डिस्प्यूट में था ही ऑब्वियसली, पर्सनल हियरिंग लास्ट अभी जो सेक्शन हटाया गया है 144 बी, उसमें पर्सनल हियरिंग मैंडेटरी नहीं थी, मैंडेटरी थी बट उस केस में कि आप रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे ही, बट उसमें भी उन्होंने नहीं दी। ठीक है, तो अभी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया एक्ट में कि इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू गिव द पर्सनल हियरिंग टू द असेसी। ठीक है, अब असेसी प्रॉब्लम इसमें कहाँ आने वाली है, क्योंकि हियरिंग पर्सनल मतलब अगेन मैंने कहा था कि वर्चुअल होगी, वर्चुअल में एक टेक बेस्ड सिस्टम चाहिए। तो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं ओवर द लास्ट ईयर। तो देखते हैं कि टेक्निकल ग्लिचेस कितना सही होती हैं और किस तरह से वो अपना पर्सनल हियरिंग को कर पाते हैं। पर्सनल हियरिंग में यही प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारे सामने कौन असेसी के सामने कौन बैठा है, एक्स वाई जेड एक पैनल बैठा है और सेकंड पैनल एबीसी जो वेरिफिकेशन यूनिट है या कोई अदर यूनिट है, क्योंकि फेसलेस में एक यूनिट काम नहीं करती, मल्टीपल यूनिट्स साथ काम करती हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी किस किस जिस आपका कहें जिस असेसमेंट यूनिट को या जिस पैनल को असेसी ने अपने कंसिडरेशन सबमिट करे, अपने अपने रिप्लाई सबमिट करे, ओरल सबमिशन किए, उसने क्या वो सेम सबमिशन उसे बताए दूसरे को। ठीक है, हो सकता है ना कि सुन तो कोई और रहा है देन ऑर्डर कोई और पास करे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसी वजह से हो सकता है कि इसमें फ्यूचर में कुछ डिपार्टमेंट को और कुछ क्लैरिफिकेशन लाएगा कि किस तरह से ये पर्सनल हियरिंग दी जाएगी। और लास्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर यहाँ दिखता है कि वो रिमूव कर दिया गया है, मतलब उन एसएससी के केस में जो डीआरपी 144 सी के अंदर फॉल नहीं करते, नॉर्मल एसएससी बेसिकली, तो उस केस में क्या होगा, शो कॉज नोटिस तो आएगा सबसे फाइनल, कि आपको फाइनल शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है कि आप बताएं असेसमेंट ऑर्डर क्यों ना कंप्लीट कर दिया जाए। बट पहले की तरह शो कॉज नोटिस के साथ एक ड्राफ्ट ऑर्डर भी आ जाता था कि हम ये एडिशन करने वाले हैं। ठीक है, बट अब वो ड्राफ्ट ऑर्डर हटा दिया गया है। तो फेजलेस असेसमेंट स्कीम में कुछ डेफरमेंट भी हुआ है। लास्ट ईयर बजट में आईटीएटी को
फेसलेस बनाने का एक था सिस्टम कि हम आईटीटी को भी फेसलेस करने वाले हैं। बट क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही हैं टाइम टू टाइम और अदर कंसिडरेशन को देखते हुए डिपार्टमेंट ने 3 कैटेगरी में जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम्स नोटिफाई होनी थी, दैट इज़ 92 सीए में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ऑर्डर, ठीक है? 144 सीबी इंटरनेशनल टैक्स को डील करता है एंड अल्टीमेटली 255 टू 253 जो डील करते हैं आईटीएटी की प्रोसीजर। तो आई इन तीनों कैटेगरी में आप फेसलेस में भी नहीं जा रहे हैं, ये 2024 तक के लिए डेफर कर दी गई हैं। देन हम आते हैं असेसमेंट रीअसेसमेंट। असेसमेंट रीअसेसमेंट बेसिकली डील करते हैं, आप सभी जानते हैं कि असेसमेंट रीअसेसमेंट जो है कि आप पुराना असेसमेंट हुआ हो आप उसको ओपन कर सकते हैं या असेसमेंट ना भी हो तब भी आप इसमें आ सकते हैं। तो लास्ट ईयर इसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए थे। एक तरह से स्कीम ही बदल दी गई थी। 148 पूरी तरह से 148 ए लाया गया था। एक कंप्लीट चेंज था इसमें। अब 1 साल नहीं हुआ डिपार्टमेंट को इस स्कीम को लागू किए हुए, इस नए प्रोविज़न्स को, और उन्हें 1 साल में ही इतनी अमेंडमेंट्स लानी पड़ गई। तो इसका मतलब कुछ तो था इसमें जो उनकी तरफ से मिस्टेक रही थी। ठीक है? अब लास्ट ईयर सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2021 में क्या लाया गया था। एक एक सीरीज़ ऑफ सेक्शन थी जो पूरी कंप्लीट इसको बनाती है। 147 जो चार्जिंग सेक्शन है, मैं बोल सकता हूँ चार्जिंग सेक्शन इसलिए क्योंकि यही पावर देता है असेसिंग ऑफिसर को असेस करने की या रीअसेस करने की। ठीक है? but subject to the other provisions that lie between the 148 to 153। 148 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो इश्यू ऑफ नोटिस को डील करता है कि नोटिस इस सेक्शन के अंदर इशू किया जाएगा तभी आप असेसमेंट कर पाएंगे। तो इट वाज मैंडेटरी टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148, बट 148 से पहले भी इन्होंने एक 148 ए इंसर्ट कर दिया। क्या 148 ए में भी तभी नोटिस इशू कर पाएंगे जब आप 148 ए की कंप्लायंस करते हैं। 148 ए क्या कहता है सबसे पहले उसे देखते हैं। 148 ए 4 बातें बोलता है कि कोई भी असेसिंग ऑफिसर चाहता है यदि किसी का केस रीओपन करना 147 में, तो उसको 148 के अंदर सबसे पहले एक इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी। किस लिए इंक्वायरी करनी है कि वो क्या उसको लगता है कोई ऐसी इनकम है जो एस्केप हुई है। तो उसको पहले एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो सजेस्ट करती है कि इनकम एस्केप हुई है। सेकेंडली वो भी उसको एक अप्रूवल लेकर करनी होती थी हायर अथॉरिटी की। उसी में जब उसको लगता है उसे एक अप्रूवल मिल गई, उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट कर ली, देन उसके बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी होती थी एसएससी को कि 148 ए का नोटिस बोलते हैं जिसको हम, कि 148 ए का नोटिस देना है कि क्यों ना हम तुम्हें 148 का नोटिस इश्यू करें। मतलब 148 ए में एक नोटिस जा रहा है जो बोलता है कि क्यों ना हम आपको 148 का नोटिस इशू करें। ठीक है? तो 2 नोटिस हो गए। एक 148 का नोटिस हो गया जो फाइनल नोटिस होता है, और एक हो गया उससे पहले का नोटिस कि हम 148 नोटिस भी इशू करें या ना करें। ठीक है? देन असेसिंग में रिप्लाई फाइनल करता है, रिप्लाई फाइल करेगा, रिप्लाई कंसीडर करने के बाद देन असेसिंग ऑफिसर 148 की डी पार्ट में एक डिसाइड करेगा, एक देखेगा कि क्या ये फिट केस बनता है 148 लगाने का, दैट इज 148 नोटिस फाइनल भेजने का, क्या ये फिट केस बनता है। तो उस केस में भी उसको एक अप्रूवल लेकर काम करना होता था। तो इस तरह से 148 ए पहले अप्रूव ऑपरेट होता है, उसके बाद 148 आता है। तो लेट्स से 148 में नोटिस इशू हो गया, देन नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट थी 149 डील करती है। पुराना एक रिजीम था जहां हम देखते थे कि और एक लाख रुपए की लिमिट थी एंड अदर लिमिट्स और 6 साल के प्रोविजंस थे। ठीक है? वो सब स्क्रैप कर दिए गए थे और फाइनेंस एक्ट 2021 में ड्रास्टिकली ये चेंज लाया गया था। 148 में जो 147 के जो केसेस होंगे वो अब 3 साल तक खुलेंगे। 3 साल और 3 साल के बाद सीधा 10 साल। 3 साल की एक लिमिट थी, या बोले 10 साल में एक लिमिट थी। तो 10 साल में लिमिट थी कि यदि इनकम एस्केपमेंट लगता है कि 50 लाख से ऊपर है तो ये आप 10 साल तक जा सकते हो। ठीक है? और वो इनकम एस्केप भी होनी चाहिए थी फॉर्म ऑफ एसेट्स में, और अदर केसेस में आप 3 साल तक जा सकते हो। ये थी ब्रॉडली एक हमारे फाइनेंस एक्ट 2021 में जो स्कीम लाई गई थी असेसमेंट की, रीअसेसमेंट की। अभी क्या हुआ है, ओवर द लास्ट ईयर 31 मार्च और उसके आसपास 1 अप्रैल के बाद 1 लाख से ज़्यादा नोटिस इशू किए गए 148 में डिपार्टमेंट द्वारा। तो एक तो कोविड, ऊपर से नोटिस एसएससी को तो डबल चैलेंज का सामना करना पड़ा। बट क्या हुआ है कि क्योंकि ये स्कीम थी 148 ए कंप्लाई करना है, देन 148 करना है, ठीक है, टाइम लिमिट भी आपको चेक करनी है 149, तो इन सब को 1 अप्रैल 2021 से ही इफेक्ट में ला दिया गया था एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में ही इंसर्ट हो गया था 1 अप्रैल 2021 से। बट डिपार्टमेंट को कुछ केसेस में पुराने लॉ में ऑर्डर्स पास करने थे, पुराने ऑर्डर्स जो पास करने थे उनकी टाइम लिमिट थी, टाइम लिमिट एक्सपायर हो रही थी 31 मार्च 21 को। 31 मार्च 21 को फिर कोविड के देखते हुए उसको इंक्रीज कर दिया गया था 30 जून
उससे पहले 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल देन देयर आफ्टर 30 जून कर दिया गया था। अब 30 जून मतलब 1 अप्रैल के बाद यदि कोई भी नोटिस इश्यू करोगे, तो डिपार्टमेंट बोल रहा है हम पुरानी स्कीम में करेंगे, मतलब हम 148 ए कंप्लाई नहीं करेंगे। बट क्योंकि एक्ट में तो अमेंडमेंट 1 अप्रैल से आ चुकी है नई स्कीम, दैट इज़ 148 ए कंप्लाई करना है, देन 148 वो उन्होंने फॉलो नहीं की। मतलब 1 अप्रैल 21 के बाद जो नोटिस इश्यू किए गए, उनमें उन्होंने किसी भी नोटिस में वो स्कीम फॉलो नहीं की और अपने केसेस ओपन करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है? तो अब देखते हैं फाइनेंस एक्ट वाज़ इनैक्टेड एंड अप्लाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 इन रेस्पेक्ट ऑफ द न्यू प्रोसीजर। ओल्ड रेजिम नोटिस वर टू बी इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट अप टू 31st मार्च ओनली। ठीक है? लेकिन वो एक्सटेंशन उसको मिल गई थी, 30 जून तक उसको कर दिया गया था, बट वो एक सेपरेट एक्ट आया था। अब ये प्रॉब्लम रही है कि क्या जो 31 मार्च के बाद नोटिस आए थे, क्या वो वैलिड हैं? दैट इज़ क्या नोटिस है वैलिड है, नोटिस वैलिड है, उसके बाद तो असेसमेंट बात की बात है। नोटिस वैलिड है क्या? तो इसमें बहुत डिबेट चली है। इसमें सभी असेसीज़ मिलकर अपने कोर्ट्स में गए हैं। कोर्ट्स में दिल्ली हाई कोर्ट हो, राजस्थान हाई कोर्ट हो, कलकत्ता हाई कोर्ट हो और इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन चारों कोर्ट्स ने सिमिलर ग्राउंड्स पे इन सभी नोटिस को कंप्लीटली क्वैश कर दिया है। इन क्वेश्चन के बाद देखते हुए डिपार्टमेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि वो एसएलपी फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो लेटेस्टली उसने अभी दिसंबर में एसएलपी फाइल की है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट। दैट इज द जो नोटिस इशू किए गए थे 1 अप्रैल 21 के बाद, वो सभी वैलिड हैं या नहीं। डिपार्टमेंट कहता है वैलिड है, एसएससी कहता है एंड बाकी 4 कोर्ट्स भी कहती हैं कि ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडिशियस है। इसीलिए ये एक अच्छी बात रही है कि इस बजट में इन्होंने इसको चेंज नहीं किया है। मतलब इस बजट में उन्होंने इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया है कि ये क्या वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैटर ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम चल रही थी। अब उन्होंने अमेंडमेंट्स लाए हैं। अमेंडमेंट्स जो लाए हैं बेसिकली रिजीम चेंज हुआ है। जैसे ही मैंने बताया आपको, हाई कोर्ट का ऑर्डर था इलाहाबाद का जिसके अगेंस्ट टैक्समैन मतलब डिपार्टमेंट ने इसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। असेसमेंट और रीअसेसमेंट में 148 जो सेक्शन डील करता है नोटिस का, तो 148 डील करता है नोटिस का। तो ओवरऑल मैं आपको समरी में बता दूं पहले कि क्या चेंजेस हैं, कि देयर इज हाँ, 2 चेंजेस हैं बेसिकली। एक एक तो इन्फॉर्मेशन। तो पहले लॉ में मोटा-मोटा ये था कि इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो सजेस्ट करे कि इनकम एस्केप हुई है। बट वो इन्फॉर्मेशन के सोर्स क्या थे? वहाँ केवल 2 सोर्स थे। 2 सोर्स क्या थे? सीएजी की जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस होती हैं, फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन एक सोर्स था। सेकंड, डिपार्टमेंट की इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के द्वारा यदि कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसके बेस पे ही वो डिपार्टमेंट आगे कंटिन्यू कर पाता था कि आपका केस लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन थी जो सजेस्ट करती है तुम्हारी इनकम एस्केपमेंट हुई है। बट अभी इन्होंने इसको एक्सपेंड कर दिया है ड्रास्टिकली, और तीन तीन एक तरह से कैटेगरी और बढ़ाती गई हैं, वो भी हम देखेंगे। और एक स्कोप क्या है रीओपनिंग का, 3 साल 10 साल, जो थोड़ा सा पहले नैरो था बट उन्होंने इसको बहुत वाइड कर दिया है। देखते हैं 148 में क्या हुआ है। 148 का सेक्शन जो डील करता है कि असेसिंग ऑफिसर को 147 लगाने से पहले एक नोटिस देना पड़ेगा असेसी को कि हम क्यों आप, और जिसके जिसके रिप्लाई में असेसी को 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करनी होती है, राइट। और वो नोटिस जाता है प्रायर अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटी, दैट इज स्पेसिफाइड अथॉरिटी बोल सकते हैं। अब 148 का जो प्रोविजन कहता है कि आप नोटिस इशू नहीं करेंगे तब तक 2 कंडीशन जो मैंने बताई। एक तो आपको वो इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है जो सजेस्ट करे इनकम एस्केप हुई है, पहली कंडीशन। दूसरी थी कि आपको ये अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब क्या हुआ है कि इसमें चेंज लाया गया है कि फर्स्ट कंडीशन तो अभी सेम है, जो चेंज हुई है नीचे मैं डिस्कस करूंगा। बट सेकंड कंडीशन जो है कि आपको नोटिस इशू करने से पहले अप्रूवल चाहिए, वो अप्रूवल इन्होंने यहाँ पे हटा दिया है। वो अप्रूवल हटाने का मतलब है कि अब आपको 148 नोटिस देने से पहले कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। कंडीशन इसकी 148 ए जो प्रायर अप्रूवल की बात करता है, वहां पे उसने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि यस इट इज ए फिट केस फॉर इशूइंग 148, तो देन उसको दोबारा अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हुआ क्या है कि आपको 4-5 लेयर्स हैं जहां अप्रूवल की जरूरत पड़ी है। सबसे पहले 148 ए की 4 क्लॉज हैं ए बी सी डी। 148 ए की 4 क्लॉज हैं ए बी सी डी। ए क्लॉज कहती है इंक्वायरी कंडक्ट करना, वहां आपको अप्रूवल चाहिए। बी क्लॉज कहती है इंक्वायरी कंडक्ट तो कर लिया आपने, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद आप अपॉर्चुनिटी देंगे असेसी को, दैट इज नोटिस इशू करेंगे, तो नोटिस भी आपको अप्रूवल के साथ करना था। फिर आप असेसी का रिप्लाई कंसीडर करोगे और रिप्लाई कंसीडर करने के बाद फाइनल ऑर्डर पास करोगे। फाइनल ऑर्डर पास किया करोगे कि इट इज ए फिट केस टू इशू 148 और नॉट, तो ये भी आपको अप्रूवल के साथ करना था। तो डिपार्टमेंट ने चेक किया कि ऑलरेडी 3 अप्रूवल कैटेगरी में आ रहे हैं हमारे, तीन लेयर्स हैं अप्रूवल की, कि 148 ए मैंने लगा दिया,
148 ए में मैं ऑलरेडी अप्रूव्ड हूँ, तो मैं 148 करने के लिए क्यों दोबारा अप्रूवल लूँ? तो उन्होंने 148 में जो अप्रूवल थी वो उन्होंने यहाँ डिलीट कर दी है, राइट? इसके बाद आते हैं 148 में जो नोटिस इशू करने की पहली कंडीशन थी, वो इन्फॉर्मेशन जो सजेस्ट करती है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है, वो इन्फॉर्मेशन में 2 क्लॉज़ थी, सीएजी की ऑडिट ऑब्जेक्शंस, सेकंड इज़ द इन्फॉर्मेशन फ्लैग्ड फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है? अभी इन्होंने इसमें अमेंड लाए हैं, सबसे पहला तो ये है कि फ्लैग्ड वर्ड को हटा दिया है, ये कोई टेक्निकल मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं था या कुछ, ये ना भी होता तब भी मतलब सेम ही था, तो इसको तो इसलिए हटा दिया गया है। सेकंड सीएजी ऑडिट ऑब्जेक्शन, इसको इन्होंने थोड़ा-सा एक्सपेंड नहीं बहुत एक्सपेंड कर दिया है, इसमें इन्होंने बोल दिया एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन। अब एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन मतलब पहली बात तो यहाँ ऑडिट का मतलब है जो डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है, एक तरह से डिपार्टमेंट की फाइल चेक होती है। देन उसको लगता है कि असेसमेंट अकॉर्डिंगली नहीं किया गया जो करना चाहिए था, ठीक है? अब उन्होंने बोला कि एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन, एनी में तो हो सकता है ना इंटरिम ऑब्जेक्शन भी आए, हो सकता है कि कैग का ना हो किसी और इंटरनल अथॉरिटी का ऑडिट हो, सभी कवर हो गए, तो एक तरह से इसको बहुत वाइड कर दिया है। इन्होंने 3 कैटेगरी ऐड की हैं, आप 148 इन्वोक कर पाएंगे, 147 में केस खोल पाएंगे एसएससी का यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है इंटरनेशनल लेवल पे, डेट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो होते हैं 90 सेक्शन 90 और 90 ए में, उसके अंदर यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप 148 में केस खोल सकते हैं। थर्ड फोर्थ इज यदि आपको 135 सेक्शन डील करता है, एक इंफॉर्मेशन स्कीम है डिपार्टमेंट की, ई वेरिफिकेशन स्कीम जिसको बोलते हैं, लेटेस्टली दिसंबर 21 में नोटिफाई हुई है। इस स्कीम में डिपार्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एसएससी के बारे में, और उसमें यदि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो डील करती है कि आपको इनकम एस्केप हुई है, तो माना जाएगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन उसमें कैटेगरी में आ जाएगी एंड आप 148 इशू करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राइट? सब्जेक्ट टू 148 एंड एवरीथिंग अप्रूवल्स वगैरह। देन इट इज की ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट, ये बहुत एक तरह से थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, बट ट्रिब्यूनल और कोर्ट के ऑर्डर्स, अब ये कौन सी कोर्ट है, कौन सा ट्रिब्यूनल है, किस तरह का ऑर्डर, ठीक है, वो सब इन्होंने बोल दिया कि उनके बेस पे यदि डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इनकम एस्केप हुई है तो वो 148 के लिए एलिजिबल है, राइट? एक तरह से आप देख पाएंगे कि पहले 2 थे या 5 हो गए, ठीक है, 2 में भी ऑलरेडी सीएजी का स्कोप बढ़ा के एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन कर दिया गया है, बहुत एक्सपेंड कर दिया इसका स्कोप। देन 148 ए जो मैंने बताया 148 से पहले का सेक्शन, 147 इज अ चार्जिंग सेक्शन जो पावर देता है एओ को कंडक्ट करने की असेसमेंट की रीअसेसमेंट की। 148 कहता है नोटिस इशू करोगे आप 147 से पहले, 148 में नोटिस इशू करने से पहले भी आपको 148 ए चेक करना है। 148 ए क्या कहता है, 148 ए कहता है 4 बातें, इंक्वायरी कंडक्ट करनी है आपने, इंक्वायरी के बाद आपने एक शोकॉज नोटिस देना है एसएससी को, देन उसका रिप्लाई देखना है, देन रिप्लाई के बाद आपने ऑर्डर पास करना है वेदर इट इज ए फिट केस फॉर इशूइंग 148 और नॉट, ठीक है? अब इन चारों में मैंने आपको एक चार्ट दिया है, इन चारों में ऑलरेडी एक अप्रूवल के जैसा एक लेयर था कि फर्स्ट लेयर था कि आपका इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए भी आपने अप्रूवल चाहिए, सेकंड आपने नोटिस देने से पहले भी आपने अप्रूवल चाहिए, रिप्लाई आ गया नोटिस का रिप्लाई आने के बाद उसको कंसीडर किया, देन आपने ऑर्डर पास करना है कि मैं फर्दर 148 में जाऊं या ना जाऊं, तब भी आपको एक अप्रूवल चाहिए। तो इन्होंने बोला ऑलरेडी इतनी अप्रूवल्स हैं, तो क्योंकि उसने इंक्वायरी के लिए अप्रूवल ले ली थी, इंक्वायरी के लिए उसने अप्रूवल ले ली थी, अब इंक्वायरी में उसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई जो सजेस्ट करती है इनकम एस्केप हुई है, तो उसको दोबारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है नोटिस भेजने के लिए, मतलब वो नोटिस एसएससी को बिना अप्रूवल के देना भेज पाएगा क्योंकि उसने ऑलरेडी इंक्वायरी में अप्रूवल ले ली थी, ठीक है? एक छोटा सा चेंज यहाँ किया गया है कि अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड इन क्लॉज बी अबव, दैट इज 148 ए नोटिस कैन बी इशूड विदाउट एनी अप्रूवल। सेकंड जो चेंज हुआ है, सेकंड चेंज हुआ है कि प्रोविजंस ऑफ 148 शैल नॉट अप्लाई इन द केसेस वेयर द एओ हैज रिसीव्ड एन इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 135 ए स्कीम, मतलब वही मैंने पीछे बताया था कि इसका स्कोप बढ़ा दिया गया था, डायरेक्टली 148 में कवर कर दिया कि वो इन्फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो 135 ए की स्कीम में आई हो, 135 ए की स्कीम में यदि आई होगी तो आप 148 में उसको माना जाएगा कि आप उसको नोटिस इशू कर पाएंगे, राइट? मतलब वो इनकम एस्केप हुई है आप प्रूव कर सकते हैं, तो उन्होंने इसको अमेंड कर दिया कि 148 ए डील करता है आपके प्रायर अप्रूवल वगैरह, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करनी है, तो 148 ए में आपको यदि कोई इन्फॉर्मेशन एओ को मिलती है 135 ए स्कीम वाली, तो 148 ए में वो फॉलो नहीं करेगी, मतलब आप डायरेक्टली 148 जा सकते हैं, मतलब आपको ये ऊपर की जो 2-3 लेयर्स थी अप्रूवल की, ठीक है, उसको करने की नीड ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें फॉल 148 ए में फॉलो नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली 148 का डायरेक्ट नोटिस आप भेज सकते हैं।
तो अब वहाँ भेजने के लिए अगेन क्या आपको यहाँ पर अब ऑलरेडी वहाँ एक अप्रूवल थी, राइट? अब अप्रूवल यहाँ थी कि आप एवरी नोटिस से पहले आप 148 ए में एवरी नोटिस से पहले अप्रूवल लेंगे। अब क्योंकि 135 ए की इन्फॉर्मेशन तो 148 ए में कवर नहीं की गई, डायरेक्टली बोल दिया 148 कर सकते हो। 148 में अब तो अप्रूवल चाहिए, तो यस अभी यहाँ ये वाली अप्रूवल उन केसेस में खत्म नहीं हुई है जहाँ 148 ए अप्लाई नहीं होता है, मतलब 148 ए अप्लाई नहीं है तो आपको यहाँ अप्रूवल चाहिए, राइट? देन 149 इससे बड़ा चेंज आई थिंक अभी नहीं है। ये सबसे बड़ा चेंज है जो सभी की एक तरह से सभी को हिला के रख दिया है मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा भी एक हम देख रहे हैं एक केस जिसमें 148 इन्वोक करने की कोशिश की जा रही है ऑन द ग्राउंड कि आपकी इनकम एस्केप हुई है 50 लाख से ज़्यादा है, बट अभी तक हम ये एश्योर थे कि हाँ 148 में आप नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारी कोई ऐसी इनकम नहीं है जो इन फॉर्म ऑफ एसेट हाइड हुई हो, राइट? तो देखते हैं अभी इन्होंने 149 डील करता है कि आप 3 साल तक जा सकते हो और आप 10 साल तक जा सकते हो। 3 साल तक आप जा सकते हो तब जब आपको लगता है कि असेसी की इनकम 50 लाख से कम एस्केप हुई है, ठीक है? आप 3 साल से 10 साल तक जा सकते हो यदि उन्हें लगता है। यहाँ 2 कंडीशन है, यहाँ 2 कंडीशन है। एक तो एओ के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो सजेस्ट करे कि इनकम एस्केप हुई है, बट वो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? इन फॉर्म ऑफ एन एसेट, इन फॉर्म ऑफ एन एसेट। इनकम एस्केपमेंट होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ एन एसेट और इनकम एस्केप होनी चाहिए 50 लाख से ज़्यादा, तो ये आप 3 से 10 साल जा सकते थे। लास्ट ईयर बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हम 6 साल को कम कर रहे हैं, 3 साल कर रहे हैं, तो सभी खुश थे, ठीक है बहुत आसान हो गया। 3 से 10 साल में तो बहुत ही कम केसेस आएंगे क्योंकि इन फॉर्म ऑफ एसेट तो रेयर चांसेस में मिलेगा कहीं ना कहीं। बट इन्होंने इस साल इस चीज़ को पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं, बट इन्होंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। एक्सपेंड इस तरह से किया है कि इन्होंने बोल दिया है कि आप क्लॉज बी में जो ये कंडीशन है कि उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनकम चार्जेबल इन फॉर्म ऑफ एसेट एस्केप हुई है, तो इन फॉर्म ऑफ एसेट ना होकर अब एसेट तो है ही, इन फॉर्म ऑफ द एसेट दो चीज़ और ऐड कर दी गई हैं। इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर चाहे वो किसी भी ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में हो, किसी भी इवेंट के रेस्पेक्ट में हो, किसी भी ओकेशन के रेस्पेक्ट में हो, या इन फॉर्म ऑफ एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब सेकंड क्लॉज को डील पहले फर्स्ट क्लॉज डील करते हैं। इन फॉर्म ऑफ एसेट का मतलब यहाँ एसेट का मतलब ऑलरेडी दिया था, लैंड बिल्डिंग सिक्योरिटी शेयर्स लोन्स एंड एडवांसेस। यदि कोई भी आपकी एक तरह से मैं बोलूँ अनडिस्क्लोज्ड या अनअकाउंटेड इस तरीके की एसेट पाई जाती है ईओ को, तो वो डायरेक्टली इसको डील कर सकता था कि हाँ आपकी इनकम एस्केप हुई है 50 लाख से ज़्यादा है और आप 10 साल तक जा सकते थे। बट अब इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया गया है। ये एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं है कि वो बुक्स में अकाउंट हुआ हो, मतलब बुक्स के बाहर जो एक्सपेंडिचर हुआ है बट आपने अकाउंटिंग नहीं की उसकी, डेट इज ओके, वो बाहर कहीं सोर्स आया होगा देन आपने एक्सपेंड कर दिया, खत्म कहानी। वो केसेस इसमें कवर हो जाएंगे, मतलब आप एक्सपेंडिचर भी ट्रेस कर पा रहे हैं। यदि एओ ने ट्रेस कर लिया आपने इतने करोड़ का खर्चा किया था पास्ट में, ठीक है, और आपने देन वो उसको लगता है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो इसको आपको लगता है कि उसने वो खर्चा किया है बट उसकी इनकम डिस्क्लोज नहीं की है, तो वो उस एक्सपेंडिचर पे इंक्वायरी बिठा सकता है, देन 147 में असेसमेंट लगा सकता है। कब तक का? 10 साल तक का लगा सकता है, डिपेंड करता है 50 लाख से ऊपर है। लास्ट इज द इन फॉर्म ऑफ एनी एंट्री और एंट्रीज इन द बुक्स, मतलब अब यहाँ ना कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब बुक्स में आने वाली जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं उससे रिलेटेड उसको कोई इन्फॉर्मेशन लगती है कि भाई 50 लाख से ज़्यादा का आपने इनकम एस्केप किया है। तो इनकम एस्केप तो ऐसा हो जाता है ना, डबल क्लेम ऑफ एग्जाम्पशन, आपने कैपिटल गेन में कोई एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया, ठीक है। तो इस तरह की एक तरह से जो अदर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि 148 किस किस केस में लगता है, वो सब चीज़ें में फॉल करेंगी, तो वो 10 साल तक वो नॉर्मली जा सकते हैं। जबकि इंटेंशन ये नहीं थी गवर्नमेंट की पहले लास्ट बजट में, वो कहते थे कि 6 से हमने 3 साल किए हैं, ना कि 6 से 10 साल किए हैं। तो 6 से 3 साल का पर्पस था बट वो डिफीट हो गया, वो 3 से 10 साल इन्होंने, अब मुझे लगता है सभी केसेस में अब ये अप्लाई हो जाएगा, राइट। एक लास्ट अमेंडमेंट है जो असेसमेंट रीअसेसमेंट के इस टॉपिक में हम देख रहे हैं 149 अगेन। 149 में अभी जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि डिपार्टमेंट 3 साल 10 साल तक जा सकता था, वो समझ में आया। 10 साल में इन्होंने एक सबसेक्शन इंसर्ट किया है 149 1A, जो कहता है कि नॉर्मली वो इनकम अभी तक था कि 50 लाख उस पर्टिकुलर ईयर में एक्सपेंड होनी चाहिए थी, उस पर्टिकुलर ईयर में इनकम एस्केप हुई होनी थी। मतलब एओ सोचेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर ईयर में 50 लाख एक तरह से एस्केप हुए हैं, तो वो उस असेसमेंट का नोटिस भेज सकता है। बट अभी इन्होंने एक क्लॉज लाया है 149 1A, जो डील करती है कि यदि कोई भी इनकम जो रिप्रेजेंट होती है इन फॉर्म ऑफ एनी एसेट, इन फॉर्म ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, यहाँ अकाउंटिंग एंट्री इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ केवल दो आते हैं, इन फॉर्म ऑफ एन एसेट और इन फॉर्म ऑफ एन एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एन इवेंट और ओकेशन,
ठीक है, और उसकी वैल्यू बनती है 50 लाख, जो ऑलरेडी है 50 लाख, ठीक है, और वो लगता है वो इनकम एस्केप हुई है, बट वो उस एक्सपेंडिचर को करने के लिए, जो उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए जो इनकम थी, या वो जो एक्सपेंडिचर था, वो एक साल में ना होकर मल्टीपल ईयर्स में किया गया है, मतलब विद इन ए स्पैन ऑफ 10 ईयर्स किया गया है। तो उस केस में उन सभी सालों के नोटिस भेज सकता है, चाहे उस साल में 50 लाख से कम है। मतलब फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं, फिर देन विल रीड इट। जैसे आपने कोई एक्सपेंस किया आउट ऑफ बुक्स, ठीक है, आपने कोई शादी की, देन आपने सब लेट से नॉट शादी तो एक साल का है, आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ आपने कोई एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल 4 साल में किया, बट वो सभी एक्सपेंडिचर एक इवेंट या एक ओकेशन को बिलोंग करते हैं। देन ए उन्हें ट्रेस कर लिया वो एक्सपेंडिचर, तो देन ही कैन डिसाइड कि हाँ ये वो इन्वेस्टमेंट है जो उस एक्सपेंडिचर में किया गया है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो देन वो उसके 148 नोटिस इशू कर सकता है, चाहे वो हर साल में उसका एक्सपेंडिचर 10 लाख से 50 लाख से कम क्यों ना हो। अब इसको एक बार रीड करते हैं, देखते हैं, वेयर द इनकम चार्जेबल टू टैक्स, राइट, रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एसेट एंड एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एन इवेंट और ओकेशन ऑफ द वैल्यू रेफर टू इन 149(1)(b), दैट इज 50 लाख, मतलब 50 लाख की अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है, वो जो इनकम की बात हो रही है वो 50 लाख या उससे ज़्यादा की होनी ज़रूरी है, वो एस्केप हुई है, और वो एस्केप जो हुई है, एंड द इन्वेस्टमेंट इन सच एसेट और एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू सच इवेंट और ओकेशन हैज़ बीन मेड और इंकर्ड। तो ऑब्वियसली आपने कोई एसेट के फॉर्म में पकड़ी गई, तो आपने एसेट कहीं से तो खरीदी होगी ना, कहीं से तो पैसा आया होगा। इसी जैसे आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, तो उस एक्सपेंडिचर को करने के लिए वो जो पैसा आया, वो पैसा जो मेड और इंकर किया है इन मोर देन वन प्रीवियस ईयर किया है आपने, नॉट 1 ईयर, इन मोर देन 1 ईयर, ठीक है, रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर विद इन द पीरियड, बट इसमें रेस्ट्रिक्शन है, आप उस पीरियड तक जो आपके नॉर्मली 10 साल अलाउड है, 10 साल के बाद 11वां साल चेक नहीं कर सकते, आप 10 साल तक ही चेक कर पाएंगे। तो 10 साल के अंदर यदि आपने इस तरह का कोई एक्सपेंस किया है और जो मोर देन 1 ईयर में है, देन वो बिलोंग करता है किसी भी फॉर्म ऑफ एसेट से, या बिलोंग करता है किसी भी एक इवेंट और ओकेशन से, देन आप एक साल से ज़्यादा की नोटिस उसमें सभी जिन जिन ईयर्स में वो बिलोंग करेगा वो एक्सपेंडिचर, आप उन सभी के नोटिस ओपन कर पाएंगे। देन इन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है, और ये बहुत वाइड अमेंडमेंट है जो बहुत इसको बढ़ा दिया है 148 का। तो एक तरह से हम देखें समरी में कि 148 में 3 बातें सामने आती हैं। सबसे पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन विच सजेस्ट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड इन असेसमेंट, वहाँ पहले 2 बातें थी, अब उन्होंने 5 बातें कर दी हैं, राइट। पहले 2 बातें थी कि आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की इनकम, कैग ऑडिट के ऑब्जेक्शंस, 2 ही बातें थी। अब उन्होंने बोला एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट एज इट इज रखा है, 1990 के अंदर आने वाली एग्रीमेंट्स की इन्फॉर्मेशन, 135 ए के अंदर स्कीम जो है उसके अंदर आने वाली इन्फॉर्मेशन, वो कोई भी ऑर्डर, कोई भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, उसके हिसाब से वो 148 लगा सकते हैं। सेकेंडली उन्होंने एक स्कोप वाइड किया है कि आप पहले जो 50 लाख की लिमिट चेक करते थे, वो तभी चेक करते थे जब आपकी इनकम एस्केप हुई हो इन फॉर्म ऑफ एसेट, बट उन्होंने वहाँ 2 ऐड कर दिए। इन फॉर्म ऑफ एसेट तो एज इट इज रखा है, इन फॉर्म ऑफ एनी एक्सपेंडिचर in relation to an event or occasion, or in respect of any book or in respect of any accounting entry in the books, right। एंड लास्टली जो 149 में एक मोर देन 1 ईयर वाला कॉन्सेप्ट है, देन ये, ठीक है। एक 148 बी नया सेक्शन आया जो जो डील करता है कि जो सर्च एंड सीजर के होने के बाद जो असेसमेंट लगते हैं 147 में, ठीक है, उनमें उन्होंने बोला कि आपको आपको एक अप्रूवल चाहिएगी, मतलब उन केसेस में भी आपको एक अप्रूवल चाहिए, एक तरह से एक एडिशनल अप्रूवल है, ये एक एडिशनल अप्रूवल है जो 147 असेसमेंट में उन्हें चाहिए, और जॉइंट कमिश्नर से बिलो रैंक का अधिकारी इसको नहीं करेगा, एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ except with the approval of the additional commissioner या director या joint commissioner or joint director, right। Then that's all, thank you very much।